Hello everyone, I am here with a new topic for you. What are the reasons of Mendel success? कि मैंडल के सक्सेस के क्या क्या रीज़न्स हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारा मैंडल है उसने जो वर्क किया था उसके पीछे कौन कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैंडल ने अपने काम में सक्सेस पाई थी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मैंडल ने बहुत ही सक्सेसफुल काम किया और पहला काम उन्होंने क्या किया कि मैंडल जिस टाइम पर जेनेटिक्स पे काम कर रहे थे तो उन्होंने वन करेक्टर को एट अ टाइम लिया, या फिर आप बोल सकते हो कि उन्होंने दो करेक्टर्स को एट अ टाइम लिया। ठीक है, इनहेरिटेंस देखने के लिए उन्होंने इनहेरिटेंस पे स्टडी करने के लिए किस पर स्टडी कर रहे थे, वो इनहेरिटेंस पे, जेनेटिक्स में किस पे स्टडी कर रहे थे, इनहेरिटेंस पे स्टडी कर रहे थे। तो जब उन्होंने इनहेरिटेंस में स्टडी करी, ठीक है, तो उस टाइम पर उन्होंने क्या करा, एक करेक्टर को या फिर दो करेक्टर को उन्होंने काउंट किया कि देखने के लिए, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा भीड़ जमा नहीं करी, उन्होंने वन बाय वन या फिर दो करेक्टर्स को एक साथ लिया इनहेरिटेंस देखने के लिए कि किस तरह से इनहेरिटेंस होता है और कौन कौन सी चीज़ें इनहेरिटेंस में निकल कर आती हैं, जिसके बेस पर उन्होंने अपनी 3 लॉज को दिया था। ठीक है, तो मैंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ टू करेक्टर एट अ टाइम लिया। ठीक है, एट अ टाइम उन्होंने क्या लिया, मैंडल ने वन करेक्टर लिया, टू करेक्टर्स लिए एट अ टाइम। ठीक है, तो एक टाइम पर उन्होंने एक करेक्टर की ही स्टडी करी या फिर दो करेक्टर की उन्होंने स्टडी करी। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं कि चलो ये तो एक इनका सक्सेसफुल रेट हो गया। अब दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न क्या है मैंडल की सक्सेस का, क्यों मैंडल सक्सेसफुल हुए थे। तो जो दूसरा रीज़न है वो है कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। देखो बेटा, जैसा मटेरियल हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वैसे ही हमें रिज़ल्ट मिलता है ना। तो सेम एज इट इज़ मैंडल का भी था। मैंडल ने जो मटेरियल सेलेक्ट किया था इनहेरिटेंस को देखने के लिए, ठीक है, इनहेरिटेंस को देखने के लिए मैंडल ने जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल किया था उस पर भी डिपेंड किया था उनका रेट ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो उन्होंने जो यूज़ की थी, उन्होंने क्या यूज़ करी थी, आप सबको पता है कि उन्होंने पी प्लांट यूज़ किया था। उन्होंने क्या यूज़ किया था, पी प्लांट यूज़ किया था। और पी प्लांट जो था, उन्होंने अपनी स्टडी जो की थी वो पी प्लांट पे की थी, जिसका नाम क्या है, पाइसम। साइंटिफिक नेम क्या है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को फॉलो करेंगे, पाइसम सेटाइवा में। ठीक है, अब पी प्लांट क्या है, पी प्लांट के अंदर ऐसा जिसकी वजह से उनका सक्सेसफुल रिज़ल्ट आया था। तो वो हम देखते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनका रिज़ल्ट सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि पी प्लांट, सबसे पहली बात कि जो हमारा पी प्लांट है वो एनुअल प्लांट है। पी प्लांट कैसा प्लांट है, एनुअल प्लांट है, यानी कि ये हमको हर साल फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग करके देता है। ठीक है, और इसका जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, इसकी जो लाइफ साइकिल है, जो इसकी लाइफ साइकिल है वो बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, 2 से लेकर 3 मंथ हैं, या फिर उससे भी कम या थोड़ी बहुत उससे ज़्यादा। ठीक है, समझ में आया। तो एनुअल प्लांट है, एक तो पी प्लांट कैसा प्लांट है, एनुअल प्लांट है। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है, 2 to 3 मंथ्स है। थोड़ा बहुत अप्रॉक्स भी हो सकता है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और इसकी दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है पी प्लांट की, कि ये वन टाइम पर, ठीक है, जब एक टाइम पर इससे प्रोजेनी मिलती है तो ये लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज हमें देता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हमें इससे मिलते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हमको इससे मिलते हैं। आ गई बात समझ में। तो इसका एक एडवांटेज क्या है कि ये एनुअल प्लांट है, इसकी लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट है, तो हम इसको बार बार ग्रो कर सकते हैं, हमको बहुत जल्दी ये रिज़ल्ट देता है। और अगर हम एक टाइम इससे रिप्रोडक्शन करते हैं और हमें प्रोजेनी मिलती है तो एक वन टाइम पर ये हमको लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज बनाकर देता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। नाउ इसके अंदर और क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें हमको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। इसमें हमको कॉन्ट्रास्टिंग
ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब क्या हुआ कि हमको इसकी डोमिनेंट, हर करेक्टर की हमको डोमिनेंट फॉर्म भी मिलती है और हर करेक्टर की हमको रिसेसिव फॉर्म भी मिलती है। तो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। डिफरेंट टाइप के ट्रेट्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। हमें दोनों फॉर्म मिलती हैं और कंट्रास्टिंग ट्रेट्स मतलब जितने भी करेक्टर्स लेते हैं उनकी कंट्रास्ट फॉर्म हमको देखने को मिलती है। आ गई बात समझ में? और क्या रीज़न है इसमें? हम वेरी गुड, इसमें हम नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन भी देख सकते हैं, यानी कि पी प्लांट में बहुत अच्छी तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। इसको किसी दूसरे प्लांट की नीड नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए, तो ये अपने आप में आपस में ही सेल्फ पॉलिनेट हो जाता है। ये एक और एडवांटेज था। ठीक है, इसमें अगर कहीं पर हमको चाहिए, कहीं पर अगर रिक्वायरमेंट है, कहीं पर हमें चाहिए, तो हम इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, अगर हमको एज़ पर रिक्वायरमेंट, अगर हमें कहीं पर चाहिए बेटा, तो हम इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। सिक्स पॉइंट क्या होगा कि जो हमारा पी प्लांट है, ठीक है, जो हमारा पी प्लांट है उसको हम इजीली कल्टीवेट भी कर सकते हैं, इजी टू कल्टीवेट। ठीक है, हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी पी सीड्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी पी सीड्स होती हैं, राइट, जो हमारी पी सीड्स होती हैं ये बहुत लार्ज होती हैं। देखा है ना, आप खाते भी हो इसे, मटर के दाने को निकाल कर, तो पी सीड्स जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एक एडवांटेज है कि उस पर प्रॉपर तरीके से हम उसकी सीड पर काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंडल ने पी के अलावा और किस पे काम किया है? एक तो मैंडल ने काम किया है राजमा पर, दूसरा हॉक वीट पर भी मैंडल ने काम किया है। ठीक है, तो ये रीजंस हैं। सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो उसने एक टाइम पर एक ही काम किया, जैसे फॉर सपोज मैंने आपको एक टाइम पर 10 काम दे दिए तो आप सक्सेसफुली नहीं कर पाओगे ना। तो मैंडल ने सबसे पहले दिमाग लगाया, उसने कहा मैं अगर एक करेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ या 2 करेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं एक ही टाइम पर करूँगा। दूसरा, उसने सिलेक्शन ऑफ मटीरियल को प्रायोरिटी दी। उसने एक ऐसा प्लांट यूज़ करा जिसको हम बोलते हैं पी प्लांट, जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस थे। एक तो वो एनुअल प्लांट था, लाइफ साइकिल उसकी बहुत शॉर्ट थी, 2 से लेकर 3 मंथ थी, यानी कि हर 2-3 महीने के बाद आप उसको ग्रो कर सकते हो और उससे रिप्रोडक्शन करके लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आप वन टाइम पर ले सकते हो। इसके पास बहुत ज़्यादा कंट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, इसमें आप सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते थे। ठीक है, इसमें आप अगर चाहो तो क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हो। ठीक है, आ गई बात समझ में? और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसको कल्टीवेट भी कर सकते हैं। और हमारी जो पी सीड्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उस पर हम इजीली उसकी कंट्रास्टिंग करेक्टर्स दे सकते हैं और इजीली उस पर वर्क कर सकते हैं। पी प्लांट के अलावा जो मैंडल ने काम किया है वो राजमा पे और हॉक सीड पर काम किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मैंडल है, ठीक है, मैंडल ने जितने भी हमारे क्वालिटेटिव करेक्टर्स हैं, जितने भी हमारे क्वालिटेटिव करेक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे क्वालिटी वाले करेक्टर्स हैं, मैंडल ने उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके देखी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर देखी। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो मैंडल ने जितने भी हमारे क्वालिटी वाले करेक्टर्स हैं उनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर भी देखी कि एक्चुअल में ये जो करेक्टर्स हैं कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। आ गई बात समझ में? लेकिन उसने जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, बस यही उसका ड्रॉबैक था कि उसने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए वो सब स्टैटिक्स के फॉर्म में किए, और स्टैटिक्स किसका पार्ट है? मैथ्स का पार्ट है ना। तो मैथ्स को अप्लाई कर दिया उसने बायोलॉजी को समझाने के लिए। यही रीज़न था जिसकी वजह से उस टाइम के साइंटिस्ट उसका एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो जितने भी उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसने उसको स्टैटिक्स में मेंशन किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो मैंडल है उसने कितने करेक्टर्स लिए थे। ठीक है, मैंडल से उसने कितने करेक्टर्स लिए थे और कौन सा करेक्टर उसका डोमिनेंट है और कौन सा उसका रिसेसिव है। ठीक है, तो मैंडल्स ने 7 करेक्टर्स लिए थे पी प्लांट के। मैंडल्स ने 7 ट्रेट्स यूज़ किए थे पी प्लांट्स के।
ठीक है, देखते हैं कौन कौन से लिए थे। तो हम एक साइड पर बनाते हैं करेक्टर, ठीक है, हम एक साइड पर बनाते हैं करेक्टर, एक साइड पर हम बनाते हैं, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको स्किप मत करना कि ये कौन से क्रोमोसोम नंबर पर अटैच है, कौन से क्रोमोसोम नंबर पे पी प्लांट में, पी प्लांट के कौन से क्रोमोसोम नंबर पर करेक्टर्स अटैच हैं, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा कि इसका हमारा डोमिनेंट फॉर्म कौन सी है और इसकी हमारी रिसेसिव फॉर्म कौन सी है, ठीक है। तो डोमिनेंट करेक्टर जो आएगा, सबसे पहले हम करेक्टर देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि जो हमारे करेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो पहले इसने जो हमारा करेक्टर लिया, जो पहला करेक्टर इसने लिया था वो लिया था लेंथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। पहला करेक्टर था इसका लेंथ ऑफ प्लांट, ठीक है। लेंथ ऑफ प्लांट का जो करेक्टर था ये क्रोमोसोम नंबर 4 पे अटैच था, ठीक है। डोमिनेंट करेक्टर ऑफ प्लांट का क्या होगा, कैपिटल टी, और रिसेसिव क्या होगा, स्मॉल टी, ठीक है। आ गई बात समझ में। दूसरा जो इसने लिया था करेक्टर, वो लिया था इसने फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, ठीक है। फ्लावर पोजीशन का जो करेक्टर था वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे प्रेजेंट था। इसका जो डोमिनेंट होगा वो होगा एक्सियल, और जो रिसेसिव होगा वो होगा टर्मिनल। टर्मिनल पोजीशन पर अगर फ्लावर प्रेजेंट होगा तो वो रिसेसिव टाइप का है, एक्सियल पे प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट टाइप का है। ऐसी अगर ये टॉल हुआ तो डोमिनेंट टाइप का होगा, और ड्वार्फ हुआ तो रिसेसिव टाइप का होगा, ठीक है। ड्वार्फ हुआ तो रिसेसिव टाइप का होगा। सेम एज इट इज़ फिर इसने क्या लिया, थर्ड करेक्टर लिया। थर्ड करेक्टर कौन सा लिया इसने, शेप ऑफ पॉड लिया, शेप ऑफ पॉड लिया। शेप ऑफ पॉड का जो क्रोमोसोम नंबर कौन से पे प्रेजेंट था, ये भी 4 में प्रेजेंट था, इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। फिर इसमें अगर इन्फ्लेमेटेड शेप का होगा, इन्फ्लेटेड शेप का होगा तो डोमिनेंट होगा, ठीक है। और अगर ये कंस्ट्रिक्टेड शेप का होगा, कंस्ट्रिक्टेड शेप का होगा तो रिसेसिव होगा, ठीक है। फिर जो फोर्थ करेक्टर इसने लिया वो क्या लिया था, कलर ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड। कलर ऑफ पॉड जो था वो क्रोमोसोम नंबर 5 पे अटैच था, ठीक है। डोमिनेंट इसका प्रेजेंट होगा, डोमिनेंट अगर ये होगा तो ये ग्रीन कलर का होगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर रिसेसिव होगा तो येलो कलर का प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपने 5th, 7 लिए थे इसने, ठीक है। 5th पर आते हैं, तो 5th कौन सा लिया था इसने, शेप ऑफ सीड ली थी, शेप ऑफ सीड ली थी, ठीक है। शेप ऑफ सीड कौन से पे प्रेजेंट है, 7th क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, पी के, ठीक है। इसमें राउंड शेप होगा तो डोमिनेंट होगा, ठीक है, और रिंकल्ड होगा तो रिसेसिव होगा, ये बहुत यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर इसने लिया था कलर ऑफ कॉटिलिडन, कलर ऑफ कॉटिलिडन, 7th वाला मैं लास्ट में लिख दूंगी, ठीक है। कलर ऑफ कॉटिलिडन ये फर्स्ट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अगर ये डोमिनेंट होगा तो कॉटिलिडन का कलर होगा येलो, अगर रिसेसिव होगा तो कॉटिलिडन का कलर होगा ग्रीन, ठीक है। इसके बाद ये 6th हो गए बेटा। ये देखो 6 करेक्टर कौन कौन से थे वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 7th वन की, ठीक है। 7th करेक्टर इसने कौन सा लिया था, तो 7th जो करेक्टर लिया था इसने वो लिया था कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर। और कलर ऑफ फ्लावर जो था वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे अटैच था, ठीक है। इसका डोमिनेंट फॉर्म होगी तो इसका कलर होगा वॉयलेट, ठीक है। और अगर इसकी रिसेसिव फॉर्म होगी तो इसका कलर होगा वाइट, ठीक है। तो ये हमारे 7 करेक्टर्स जो थे वो मेंडल ने यूज़ किए थे, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब हम इसमें बात करते हैं कि हमारे जो स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ मेंडल, ठीक है। तो स्पेशल वीडियो की हम बात करते हैं कि इसमें स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है।
ठीक है, स्पेशलिटी क्या देखने को मिलती है। देखो आप सबसे ज़्यादा इसमें देखना कि जो मेंडल ने सबसे ज़्यादा क्रोमोज़ोम पेयर यूज़ करे वो कौन सा क्रोमोज़ोम पेयर यूज़ करे। अगर आप सारे वो 7 करेक्टर्स को कंपैरिजन करोगे तो या तो उसने फर्स्ट क्रोमोज़ोम लिया, या उसने फोर्थ क्रोमोज़ोम लिया, या उसने फिफ्थ क्रोमोज़ोम लिया, या उसने 7th क्रोमोज़ोम लिया। ये क्रोमोज़ोम नंबर्स उसने लिए थे। ठीक है, अब आप देखो ऊपर जितने 7 प्रेजेंट थे, 7 में से 2 करेक्टर्स जो थे, आप सारों को कंपैरिजन करो, जो मैंने ऊपर 7 आपको दिखाए ना, उसमें से 2 करेक्टर्स आपको क्रोमोज़ोम नंबर फर्स्ट में मिलेंगे। ठीक है, और 3 करेक्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे, क्रोमोज़ोम नंबर 3 करेक्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे, क्रोमोज़ोम नंबर 4th पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये 3 करेक्टर्स हमको कहाँ मिलेंगे, 4th पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी जीन्स हैं, 3 करेक्टर्स जो हैं 4th पर, ये सब दूर दूर में प्रेजेंट होंगे, और जो 2 करेक्टर्स फर्स्ट पे प्रेजेंट हैं ये भी दूर दूर में प्रेजेंट होंगे, यानी कि डिस्टेंस होगी। केवल 2 ऐसे करेक्टर्स हैं जिनके बीच में आपको डिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगी, और वो है आपका प्लांट हाइट। ठीक है, एक है आपका प्लांट हाइट और दूसरा है आपका, एक प्लांट हाइट है, दूसरा आपका पॉट शेप है। ठीक है, याद रखना ये 2 में आपको डिस्टेंस देखने को नहीं मिलती। ठीक है, ये 2 में, यानी कि बाकी जितने करेक्टर्स हैं सब एक दूसरे से फार अपार्ट हैं, लेकिन 2 करेक्टर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से फार अपार्ट नहीं है। ये फिर से आपके नीट का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे बात समझ में। नाउ अब अगर हम पी प्लांट में बोलते हैं तो पी प्लांट में क्या होता है कि जो सीड कोट का कलर होता है, ठीक है, जो हमारे सीड कोट का कलर है, ठीक है, जो हमारे सीड कोट का कलर है और किसका कलर है, फ्लावर का कलर है। ठीक है, सीड कोट का कलर है और जो हमारे फ्लावर का कलर है, ये दोनों एक ही जीन से रेगुलेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लीज़ फोकस कर लेना इन पॉइंट्स पर। ठीक है, सेम जीन से रेगुलेट होते हैं। ठीक है, एक तो सीड कोट का कलर, दूसरा फ्लावर कलर, सेम जीन से रेगुलेट होते हैं। अच्छा, वो जीन जो एक से ज़्यादा करेक्टर को कंट्रोल करता है, वो जीन जो एक से ज़्यादा करेक्टर्स को कंट्रोल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। आ गई बात समझ में। नाउ तो एक बात और याद रखना कि मैंडल को जो सीड का शेप था, ठीक है, उसमें उसको रिंकल्ड शेप मिला। राउंड क्या था, डोमिनेंट था, और रिंकल्ड क्या था, रिसेसिव था। तो उसको रिंकल्ड शेप क्यों मिला, बिकॉज ऑफ दी, क्योंकि वहाँ पर कौन सा एंजाइम एब्सेंट था, वहाँ पर जो एब्सेंट था वो था स्टार्च। ठीक है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जो था वो वहाँ पर एब्सेंट था। इसकी वजह से, इस एंजाइम के एब्सेंट होने की वजह से मैंडल को रिंकल्ड शेप का सीड का जो शेप था वो रिंकल्ड मिला। ठीक है, ठीक है, और रिंकल्ड में याद रखना, रिंकल्ड में हमको फ्री शुगर मिलती है। रिंकल्ड में हमको फ्री शुगर मिलती है, जबकि राउंड अगर शेप होता है तो इसमें हमें स्टार्च के फॉर्म में शुगर मिलती है। स्टार्च के फॉर्म में शुगर मिलती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आप इस पेज को देख सकते हो, ये आज हमारा टॉपिक है। प्लीज़ स्पेशल पॉइंट्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना। 2 कौन से हैं जिनके बीच में डिस्टेंस नहीं होता, कितने करेक्टर्स 1 में प्रेजेंट है, कितने करेक्टर्स 4th में प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जीन्स जो एक से ज़्यादा कंट्रोल करते हैं करेक्टर्स को, उनको प्लियोट्रॉपिक बोलते हैं। मैंडल ने रिंकल्ड कलर का सीड का शेप इसलिए आइसोलेट किया था क्योंकि वहाँ पर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट था, और रिंकल्ड में हमको फ्री शुगर मिलती है, जबकि अगर राउंड शेप आता है तो उसमें हमें शुगर स्टार्च के फॉर्म में मिलती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो टेक्निक्स होती हैं मैंडल्स की वो कौन कौन सी होती हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।